बच्चों, आज हम अध्याय 4 कक्षा 10 का जाति, धर्म और लैंगिक मुद्दे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बात करूँगी। इसी के साथ आगे के भागों में हम MCQs भी कर लेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंगिक मुद्दे। सबसे पहले हम परिचय की बात करें तो हम इसमें लोकतंत्र के अर्थ की बात करेंगे। यहाँ पे लोकतंत्र का अर्थ है समानता, स्वतंत्रता और न्याय। तो बच्चों, इन 3 शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिए और मात्र ये 3 शब्द आपको परीक्षा में लिख देने हैं नंबर के लिए। पहला है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता और तीसरा है न्याय। लेकिन समाज में कई बार जाति, धर्म और लिंग के आधार पर असमानता यानी कि भेदभाव बनी रहती है। इस अध्याय में बताया गया है कि लोकतंत्र इन असमानताओं को कैसे चुनौती देता है। तो चलो अध्याय की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं लैंगिक विभाजन यानी कि जेंडर डिवीज़न। देखो बच्चों, जेंडर डिवीज़न होता है जैसे महिला और पुरुष के मध्य, लड़की और लड़के के मध्य। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिंग आधारित भेदभाव। समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच कार्यों का विभाजन देखा गया है। आपने देखा होगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें पुरुषों के लिए अलग कार्य है और महिलाओं के लिए अलग कार्य है। जैसे पुरुष जो होते हैं घर से बाहर जाकर कुछ जीवन यापन के लिए कमाते हैं, वहीं महिलाएं घर में रहकर घरेलू कार्य करती है या फिर कोई भी ऐसा कार्य, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे कार्य वो अपने जीवन यापन के लिए करती हैं। वहीं महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित समझा जाता है, जबकि पुरुषों को कमाने वाला माना जाता है। यही लैंगिक असमानता कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। आइए अब बात करते हैं राजनीतिक भागीदारी की। महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कम दिखाई देती है, यानी कि आप देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। लोकसभा में लगभग 14% और बच्चों राज्य विधानसभाओं में लगभग 5% ही महिलाएं हैं। स्थानीय निकाय, अब हम बात करते हैं स्थानीय निकाय की, जिसमें पंचायत आता है, नगर परिषद आता है। उसने संविधान ने 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है, ताकि स्थानीय स्तर पर तो महिलाएं राजनीति में प्रवेश कर जाए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कितनी महिलाओं के लिए कितनी सीटें स्थानीय निकाय या फिर बोले तो पंचायत या नगर परिषद पर आरक्षित की गई है। तो आपका उत्तर होगा बच्चों 1/3। आगे है महिला आंदोलन। भारत में महिला आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों, समान वेतन यानी बराबर का वेतन, जितना वेतन पुरुषों को मिलता है उतना ही वेतन महिलाओं को भी किसी भी कार्य जो कि समान वो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मिले। शिक्षा और सुरक्षा की मांग की। इसने समानता की दिशा में समाज और राजनीतिक दोनों में जागरूकता फैलाई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धर्म पर आधारित विभाजन। हमने देखा होगा कि हमारे देश में धर्म के ऊपर आधारित बहुत तरीके से विभाजन किया गया है। हमारा जो देश है विभिन्न धर्मों का अनुरक्षण करता है। अब जब हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं तो जाहिर सी बात है कि इन धर्मों में भी हमें कभी कभी विभाजन या फिर असमानताएं देखने को मिलती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं धर्म की राजनीति के बारे में। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। जब धर्म को राजनीति से जोड़ा जाता है, यानी कि जब हम इन बताए गए जो भी हमारे धर्म है इसे हम राजनीति से जोड़ देते हैं, यानी धर्मों के आधार पर हम राजनीति पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि ये लोगों को विभाजित करती है, यानी लोगों में बंटवारा कर देती है। धर्मनिरपेक्षता। अब बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी भारत में सभी प्रकार के धर्मों का निवास रहता है। यहाँ पे हर प्रकार के धार्मिक अनुयायी मिल जाते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है। इसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ हो गया कि हमारे खुद के देश का, राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को मानता है और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो, किसी भी धर्म के विचारों को आप आगे
प्रवाहित कर सकते हो। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। जाति पर आधारित विभाजन। अब हम जातियों की बात करते हैं। तो जाति व्यवस्था की बात करें तो भारत में परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था रही है, यानी कि शुरू से ही हमारे देश में जाति व्यवस्था रही है, जिसमें लोगों को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटा गया है और व्यक्ति का जिस भी जाति में जन्म होता है उसे उस जाति के आधार पर बांट दिया जाता है। ऊंची जातियों को अधिक अधिकार मिले हैं, जबकि नीची जातियों को भेदभाव और शोषण झेलना पड़ा है। वहीं लोकतंत्र में जाति की बात करें तो लोकतंत्र में समानता और अवसर की बराबरी का सिद्धांत है। अब हमारा देश है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में अगर जाति की बात करें तो इस लोकतंत्र में सभी जातियां समान हैं और उन्हें अवसर की बराबरी भी है। जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी जातियों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत को रोकने का प्रयास किया गया है। ये अनुच्छेद है 15 और अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 15 के अंदर सभी भेदभाव खत्म कर दिए जाने चाहिए और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजनीति में जाति की भूमिका। भारत में चुनाव के दौरान जाति का प्रभाव देखा गया है। आपने देखा होगा कि कई प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं वो जाति के आधार पर भी वोट हासिल करते हैं। वहीं राजनीतिक दल कई बार जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, लेकिन अब लोग जाति से ऊपर उठकर विकास और कामकाज के आधार पर वोट देने लगे हैं। लेकिन अब लोग शिक्षित हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, इसी वजह से जाति को ना मानकर वो विकास और जो प्रतिनिधि कामकाज करेगा उसके आधार पर वोट देने लगे हैं। अब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। लोकतंत्र में जाति हमने आज क्या क्या सीखा। तो लोकतंत्र में जाति, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ही लोकतंत्र की असली पहचान है। नागरिक को इन मुद्दों से ऊपर उठकर देश हित और मानवता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो बच्चों, आज का पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगली कक्षा में हम अपने अगले भाग के साथ मिलेंगे, जिसके अंदर हम कुछ MCQs हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरे साथ बने रहना है, आपको मेरे वीडियोस का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।